हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोअबिलिटी के कर्व और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, अल्टर करते हैं, या तो उन्हें बढ़ा देते हैं या तो उन्हें घटा देते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले कि हम आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, आपसे मैं एक बेसिक सवाल पूछूंगा। जो सवाल का जवाब दे पाएगा उसका बायोअबिलिटी का कॉन्सेप्ट काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पैरास्टामोल है, उसको हम कंसीडर करते हैं, इसके अलग अलग डोजेस फॉर्म को ले लेते हैं। अगर हम बात करें टैबलेट की, जो कि पैरास्टामोल का टैबलेट होगा। अगर हम बात करते हैं सिरप की, तो वो भी पैरास्टामोल का ही सिरप होगा। और अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन, जो कि एक पैरेंटल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, इंजेक्शन के थ्रू हम उसको अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी एक पैरास्टामोल का एग्जाम्पल है। अब ये तीनों अलग अलग डोजेस फॉर्म साथ में अलग अलग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अगर अलग अलग तीन व्यक्तियों में देते हैं, तो सबसे पहले बुखार किसका ठीक होगा? अगर आपका ऑप्शन ये कहता है कि जिसको हमने इंजेक्शन दिया है उसका बुखार पहले ठीक होगा, बहुत सही कह रहे हैं आप। दूसरा, जिसको सिरप दिया है उसका, और तीसरा, जिसको हमने टैबलेट के रूप में पैरास्टामोल दिया है उसका बुखार कम होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तीनों ड्रग सेम है, तीनों का हो सकता है कि डोज या कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है उनका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में अगर हम बात करें तो उनके डोजेस फॉर्म। रूट्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो टैबलेट और सिरप दोनों एक कैटेगरी के हैं, जबकि पैरेंटल अलग है। तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर ओवरकम होकर क्या जाता है, वह है आपका डोजेस फॉर्म। जो कि सॉलिड है तो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। जबकि सॉल्यूशन के रूप में आपका सिरप प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली आपका एब्जॉर्ब होने के लिए चला जाएगा डिसॉल्व होने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बायो अबिलिटी के इन्हांसमेंट में या उसको कम करने में एक रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखना शुरू करते हैं कि आखिर बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है। बायो अवेलेबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मतलब है आपका बायो और दूसरा है आपका अवेलेबिलिटी। सो बायो कहने का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में, और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या उसको सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे बात अभी ड्रग्स के या मेडिसिन के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को आप ये ड्रग देने वाले हो, उसके ब्लड में ये ड्रग अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए इस टर्म को बायो अवेलेबिलिटी बोला गया। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी क्या कहता है? इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग absorbed from its dosage form and reach to the systemic circulation so that it may produce its action। यानी कि दो लाइन ही बस इंपॉर्टेंट है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग, रेट का मतलब होता है समय के साथ में, और एक्सटेंट का मतलब होता है मात्रा। तो वो ड्रग की समय के साथ मात्रा जो कि उसके डोजेस फॉर्म से निकल करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंचती है, जिसके कारण से वो बाद में अपना एक्शन दे सके। ये यही इंपॉर्टेंट है। रेट समय के प्रति कितना, और समय के साथ मात्रा अगर आप बात करो तो कितना। तो ये जो रेट एंड एक्सटेंट है, यही इंपॉर्टेंट है बायोअबिलिटी के रेस्पेक्ट में। बायोअबिलिटी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया गया है ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के रेस्पेक्ट में। जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी वो ड्रग ज्यादा जल्दी और अच्छा काम करेगा। जिसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम काम करेगा। तो क्या ड्रग का अपना एक बायो अवेलेबिलिटी होता है? मतलब अगर पैरासिटामोल बोल दूंगा तो क्या इसी से जस्टिफाई हो सकता है कि पैरासिटामोल का बायो अवेलेबिलिटी निमोसलाइड की बायो अवेलेबिलिटी से कम है? केवल इसी बात पे अपन जज नहीं कर सकते। इवन पैरासिटामोल कोई स्पेसिफिक बायोबिलिटी का डिपेंड नहीं कर सकता अकेले, उसके लिए कई अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बायोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक इंपॉर्टेंट पंच लाइन ये याद रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी भी ड्रग को ओरल रूट से देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होगी, नेवर भी 100%। लेकिन अगर किसी ड्रग को आप इंट्रावीनस आईवी के थ्रू दे रहे हैं, जिससे वो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में पहुंच रहा है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमेशा 100% मानी जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि बायोअवेलेबिलिटी आईवी रूट की हमेशा 100% कंसीडर की जाती है। बायोअवेलेबिलिटी का एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला जैसा कह सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है बायोअवेलेबिलिटी के रिस्पेक्ट में? एयूसी, जिसका पूरा नाम होता है, पूरा फॉर्म होता है एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग।
डिवाइड बाय AUC ऑफ इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। यानी कि जब हम किसी भी ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस ड्रग का ओरल रूट से देने के बाद जो AUC आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा, डिवाइड बाय अगर उसी ड्रग के रेस्पेक्ट में हम उसको IV रूट से देते हैं तो उसका जो एरिया अंडर कर्व आएगा, उसका जो डिवीजन आएगा, वो आपका बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। और एरिया अंडर कर्व का मतलब मैंने बताया था कि उस पर्टिकुलर ड्रग का शुरू से लास्ट तक आखिर ब्लड में वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है, इसकी पूरी गणना को, कैलकुलेशन को हम AUC के अंदर में रखते हैं। और यहाँ पे नीचे में आपको कुछ पंच लाइन भी ऐड कर रखा है कि अगर हम देखेंगे तो ये जो बायोअवेलेबिलिटी है वो ड्रग की प्रॉपर्टी पे केवल समरी मात्र है। अगर हम बात करें तो ह्यूमन के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे, अगर हम बात करें तो फूड पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज की कंडीशन पे, ड्रग उसके साथ में कोई दूसरा ड्रग ले रहे हैं, ड्रग ड्रग कॉम्बिनेशन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनके रेस्पेक्ट में बायोअवेलेबिलिटी का जो फैक्टर्स है वो डिसाइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का जिसको हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन इसको छोड़ करके फैक्टर्स को समझना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बायोअवेलेबिलिटी का सिंपल सा कर्व है, इसके कई अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अगर आप एक्स एक्सिस को देख रहे हो तो एक्स एक्सिस टाइम के रेस्पेक्ट में, और अगर आप वाई एक्सिस देख रहे हैं यहाँ पे तो ये आपके सीरम ड्रग कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बना हुआ है। ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है। तो सीरम ड्रग कंसंट्रेशन कहने का क्या मतलब होता है? सीरम ड्रग कंसंट्रेशन कहने का मतलब है वो ड्रग कितने समय में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है आपका समय, तो वह ड्रग किसी पर्टिकुलर समय में जिस पे आप पूछ रहे होगे कितनी मात्रा में उस व्यक्ति के जिसने इसे लिया है उसके सीरम में प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है सीरम ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से इनका कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे अगर ग्राफ देख रहे होंगे तो हमारे लिए 3 लाइन का समझना जरूरी है, उनमें से भी 2 डॉटेड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली डॉटेड लाइन आप नीचे में देख रहे हो जो कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा लाइन ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है जो कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी कि MEC का क्या मतलब होता है? इस लाइन पे अगर हम देखें इफेक्टिव, तो इसका मतलब होता है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन किसी भी ड्रग का वह मिनिमम कम से कम कंसंट्रेशन होता है जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता हो, उसे कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अगर मिनिमम क्षमता ही नहीं रखेगा तो फिर वो अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को कुछ ऐसे समझो, मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे कि आपके एग्जाम में अगर हमारे यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 50 नंबर पाना किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होता है पास होने के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट 40, 45, 46, इवन 48 नंबर भी, 48 नंबर भी लेकर के आता है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को टच नहीं कर पाया तो वो पास नहीं हो पाएगा। उसे कम से कम 50 नंबर तो टच करना ही है, मैक्सिमम तो जा सकता है वो 100 तक। ठीक है, तो मिनिमम मतलब हो गया इस ड्रग के रेस्पेक्ट में वो कंसंट्रेशन जो कि एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक है। और मैक्सिमम सेफ में देख रहे हो कि किसी भी ड्रग की वो मात्रा जिसके नीचे अगर आप दो तो ठीक, लेकिन अगर उससे जैसा ही ऊपर क्रॉस होता है तो वो ड्रग अपनी सेफ्टी को छोड़ करके धीरे धीरे अनवांटेड इफेक्ट दिखने लग जाएगा, दिखाने लग जाएगा। तो ये हो गया आपका MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, MSC मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, और इसी लाइन के बीच में जो ड्रग आएगा वो आपका थेरेप्यूटिक रेंज में आएगा और वो हमारे काम का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ आप देख रहे हो कि इसमें ये वाली लाइन जो हरे कलर में है वो आपके मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस कर रहा है लेकिन मैक्सिमम सेफ को क्रॉस नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि वो ड्रग सेफ है। यहाँ पे एक चीज और जो कि मैंने प्लॉट नहीं करी अब कर रहा हूं, वो देखिए कि अगर एक ग्राफ ऐसा बन जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी जो मैंने लाइन खींची हुई है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो ये वाली लाइन अपना एक्शन नहीं देगी। जबकि दूसरा वाला तो मैंने आपको बताया कि अपना एक्शन दे ही रही है। अगर कोई ड्रग ऐसा होता जो इसको क्रॉस कर जाता तो वो आपके सेफ्टी लाइन को भी क्रॉस कर जाता, जिससे अनवांटेड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते थे। तो 3 लाइन समझाया मैंने, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और थेरेप्यूटिक रेंज या थेरेप्यूटिक विंडो का। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो Tmax। Tmax का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन, या यूं कह सकते हैं कि वो समय जिस पे लिया गया ड्रग सीरम में अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड करवाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, वो आपका Tmax कहलाता है। जैसे कि अगर मैंने 12 बजे कोई दवाई लिया और 12:05 में अगर आप मेरा ब्लड सैंपल लेकर के उस ब्लड में उस लिए गए ड्रग की मात्रा चेक करते हो तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा।
लेकिन 1 घंटे बाद थोड़ा ज़्यादा, 2 घंटे बाद और ज़्यादा, 3 घंटे बाद और ज़्यादा, 4 घंटे बाद और ज़्यादा नहीं, 4 घंटे बाद वो अब कम होने लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा किस समय पे रहा? 3 घंटे में। तो वो जो 3 घंटा है, टाइम है, वो टी मैक्स कहलाता है, ठीक है? तो वो आपका टी मैक्स हो गया। तो ये आपका इंट्रावीनस के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायो अवेलेबिलिटी 100% है, आईवी के रेस्पेक्ट में 100% नहीं होगी, आईवी के रेस्पेक्ट में 100% है, ओरल के रेस्पेक्ट में 100% नहीं होगी। और ये जो आपका पूरा एरिया कवर कर रहा है, यही है हमारा AUC, एरिया अंडर कर्व, जो कि बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन है। AUC आईवी डिवाइड बाय AUC ओरल, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका ये वाला चार्ट खत्म होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का, इनमें से मैक्सिमम को हमने कवर कर लिया है, तो बस एक एक लाइन में देखेंगे। सबसे पहले ओरल ड्रग। ओरल ड्रग का क्या मतलब होता है? ओरल ड्रग या ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी ड्रग को ओरल रूट से लेते हो, पानी के साथ इंगल्फ कर जाते हो, तो वो ओरली कहलाएगा। इसका मतलब बकल और सबलिंगुअल से नहीं है, केवल मैं ओरल के बारे में बात कर रहा हूं, जो टंग के ऊपर रह करके सॉलो किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरा सीरम ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं जिसका लिया हुआ डोज यहाँ पे होगा, उसमें उस ड्रग का सीरम में कितना कंसंट्रेशन है, वो सीरम ड्रग कंसंट्रेशन कहलाता है। उसके बाद है इंट्रावीनस रूट, यानी कि जब कभी भी हम अपने ड्रग को डायरेक्टली आपके ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे तो वो इंट्रावीनस रूट कहलाता है। जैसे कि अगर ये मेरा ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में क्या मूव करते रहते हैं? आपके ब्लड मूव करते रहते हैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम में डायरेक्टली अपने ड्रग को ब्लड में भेज देता हूं इंजेक्शन के थ्रू, तो ये जो रूट होगा वो आपका इंट्रावीनस रूट कहलाएगा। इसके बाद अगला टर्म है आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कि टी मैक्स। वह टाइम जिस पे कोई ड्रग अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव कर लेता है, वो टी मैक्स कहलाता है। AUC का मैंने बताया, दिस शो द कंप्लीट ड्रग अवेलेबल इन द ब्लड। उसके बाद मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन MEC, माने कि ड्रग की वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि किसी भी ड्रग के द्वारा रिक्वायर्ड होती है अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डजंट मीन कि थेराप्यूटिक इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मींस थेराप्यूटिक इफेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है और अनवांटेड इफेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, किसी भी ड्रग का वो कंसंट्रेशन जो कि सेफ कंसीडर किया गया है इस लेवल तक, इससे अगर ऊपर जाता है तो वो अनसेफ हो जाएगा, ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाने को लगेगा। थेरेप्यूटिक डोज जो कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में लाई करता है, वो आपका थेरेप्यूटिक रेंज यह कहलाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कितने समय तक वो ड्रग आपके बॉडी में प्रेजेंट है अपना एक्शन देने के लिए। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन की, तो इसका मतलब होता है कितना समय लगा उस ड्रग को अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मैंने 12 बजे दिया तो 12:15 में उसका असर अगर हमको दिख रहा है तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 मिनट होगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप कोई नींद की दवाई देते हो तो नींद की दवाई का असर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैंने 12 बजे कोई नींद की दवाई ली है और अगर आप मेरे को देख रहे हो कि 12:15 में मैं थोड़ा सोने की कोशिश कर रहा हूं या सो गया, तो वो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा। अगले स्लाइड में चलते हैं और हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि आपके बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो दो पार्ट में इनको या दो क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फैक्टर होगा आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर और जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा आपका फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर क्या है, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? फार्मास्यूटिकल्स फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सीधा संबंध आपके उस पर्टिकुलर मेडिसिन के बनने, उसके फॉर्मुलेशन से डिपेंड करता है, वो कहलाता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। और ऐसे सारे फैक्टर्स जिनका संबंध उस लिए गए व्यक्ति के बॉडी में होने वाले चेंजेस या उस ड्रग के अपने खुद के नेचर की वजह से डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है आपका फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपके बायो अवेलेबिलिटी को। फार्मास्यूटिकल फैक्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी, फॉर्मुलेशन फैक्टर, नेचर ऑफ एक्सिपिएंट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म, सॉल्ट फॉर्म और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम बात करते हैं अपने फार्माकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, तो पहला है आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी, दूसरा है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, तीसरा है आपका फूड एंड अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्टमक, उसके बाद है आपका फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन,
फार्माकोजेनेटिक इफेक्ट, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी गलती वहां पे नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपका इमोशनल फैक्टर, जिसे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, वो है आपका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक एक करके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन में आपको उनके मतलब बता दूं, फिर डिटेल से अगले स्लाइड में पहुंचेंगे। किसी भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अगर रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो पार्टिकल साइज अगर जितना छोटा होगा, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगा। यानी कि पार्टिकल साइज अगर छोटा है, कम है, इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी, अगर कोई ड्रग अच्छे से सॉल्युबल हो रहा है अपने वाटर में, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। फॉर्मेशन फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि उसको बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है, क्या जो आपका टैबलेट बन रहा है वो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से बन रहा है या वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बन रहा है। उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि उसका डिसोसिएशन टाइम कितना बन रहा है, डिसोल्यूशन टाइम कितना बन रहा है, जो कि अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी और उसके बाद फिर बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। नेचर ऑफ एक्सिपिएंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि इसमें जो आपने एक्सिपिएंट रखा है उसका नेचर कैसा है रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। जैसे अगर आपने उसमें अच्छा बढ़िया सही क्वांटिटी में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज किया है, तो बढ़िया से डिसइंटीग्रेट होगा, बढ़िया से डिसॉल्व होगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बाइंडिंग एजेंट के रूप में गम, अकेसिया, ट्राइगाकैन, गुआर गम, इनको काफी अधिक मात्रा में रखा है, तो उससे उसका हार्डनेस बढ़ेगा और हार्डनेस बढ़ेगा तो टूटने में टाइम लगेगा, टूटने में टाइम लगेगा तो घुलने में टाइम लगेगा, घुलने में टाइम लगेगा तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन, फिर बायोअवेलेबिलिटी में टाइम तो लगना तय ही है। तो ये सारे फैक्टर फार्मास्यूटिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में भी आपने जाना हुआ है फार्माकोलॉजी में कि आयोनाइज्ड ड्रग इज नॉट वेरी इफेक्टिव, वो क्रॉस नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी कम होगी। अनआयोनाइज के ड्रग के पास ही ज्यादा पावर होता है कि वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। क्रिस्टल फॉर्म के बारे में जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। क्रिस्टल लैटिक्स इतने संगठित और व्यवस्थित होते हैं कि उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो देर से टूटेगा तो देर से घुलेगा, और देर से घुलेगा तो देर से एब्जॉर्ब होगा, और देर से एब्जॉर्ब होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी। तो उसके बाद सॉल्ट फॉर्म, कई सारे ऐसे ड्रग हैं जो उनके ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाते, तो हम उनको उनके सॉल्ट फॉर्म में करते हैं, जिससे वो उनका डिसोल्यूशन फिर जाके सॉल्युबेशन अच्छा होता है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोट करूंगा। आपने डाइक्लोफेनेक के बारे में सुना है, और आपने डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटेशियम के बारे में सुना है। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम बाद में ऐड किया गया है, वो उनका सॉल्ट फॉर्म ही तो है। और आखिरी में देखेंगे वाटर ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि उसमें वाटर का कंटेंट अंदर आने देने की कैपेसिटी कितनी है, इसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि डिसइंटीग्रेशन कितना हो रहा है, डिसोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है। ये हो गए अब आपके फार्मास्यूटिकल फैक्टर। एक एक करके शॉर्ट में देखते हैं आपके फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स को। ब्रीफ कर रहा हूं, डिटेल से आगे देखेंगे। पहला है गैस्ट्रिक एम्पिंग एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग के दो रेस्पेक्ट में देखने को मिलेगा, इस पे दो कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं कि अगर गैस्ट्रिक एम्पी अच्छा हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो वो अपने साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा जल्दी जाएगा, ज्यादा देर तक उसको कांटेक्ट टाइम मिलेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डायरिया। और मोटिलिटी फास्ट होगी तो उसका जो मूवमेंट है, क्रमानुकुंचन, पेस्टलाइसिस, वो फास्ट होगा, तो वो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे ज्यादा अच्छे से पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, बायोअवेलेबिलिटी भी उसकी इनहैंस हो जाएगी। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज। अगर आपके पेट से संबंधित कोई डिजीज है जिसका सीधा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली बायोअवेलेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगी। पेप्टिक अल्सर के कारण से इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, पेन देखने को मिल सकता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। काफी अधिक मात्रा में एचसीएल का सिक्रीट होना भी प्रॉब्लम है, कम मात्रा में सिक्रीट होना भी प्रॉब्लम है, तो वो डिजीज कहलाते हैं और उनके कारण से आपका ये प्रॉब्लम इफेक्ट करने को देखने को मिलेगा। फूड एंड अदर सब्सटेंस, अगर आपने ड्रग के साथ कुछ फूड ले लिया है, तो हो सकता है कि लिया गया फूड जाने अनजाने में उसके लिए गए ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा होगा, किलेशन फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होगा। जैसे एंटासिड कईयों के साथ इंटरेक्शन करता है, उसका भी स्लाइड में आपको बना दूंगा। जो एंटीबायोटिक है उनके साथ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट अफेक्ट कर देते हैं, ये उनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेता है। उसके बाद फर्स्ट पास का तो क्लियर संबंध है कि जो भी ड्रग फर्स्ट पास में जाएगा उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो ही जाएगी, क्योंकि लिवर एक एंजाइम सीक्रेट करता है साइटोक्रोम P450, जो ड्रग को तोड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है आपका फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स, जो कि जेनेटिक रीजन से आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो उस पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे वो अफेक्ट करेगा आपकी बायो अवेलेबिलिटी को। उसके बाद है इमोशनल फैक्टर्स, कि अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं, तो उसका भी असर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पे पड़ता है। उसके बाद है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे अगर मैं पैरासिटामोल टैबलेट को ही ओरल रूट से लेता हूं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी, कितना जल्दी काम करेगा, और उसी पैरासिटामोल को अगर मैं आईवी से देता हूं
कितना जल्दी काम करेगा, किस तरीके से वो अपने असर को दिखा पाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्लाइड हो गया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। इस पे देखेंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होगा वो पार्टिकल साइज है। एक्सप्लेन तो मैं आपको कर चुका हूं, यहाँ पे डायग्राम की सहायता से और अच्छे से इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पार्टिकल साइज के रेस्पेक्ट में एक कोटेशन है, स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर विल बी सरफेस एरिया। तो जो पंच लाइन है उसको जरा हम देख लेते हैं। स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा वाटर को अपनी ओर खींचने के लिए, ताकि उसके साथ सोल्यूबल हो सके। तो smaller the particle size, greater the surface area, and greater the surface area will have more dissolution, more solution, and then result in more bioavailability. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए माइक्रोफाइंड एस्प्रिन, स्पायरोलेक्टोन, ग्लाइसोफुल्विन एंड डिगॉक्सिन, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो स्मॉल पार्टिकल साइज में पाए जाते हैं और उनकी जो बायोबिलिटी है वो अच्छी होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम क्रिएट करवाया गया है। देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ऑन सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज, फिर ये अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिसको आप लोग इंजीनियरिंग में, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में बोल सकते हैं, साइज रिडक्शन पढ़ते हो, वही प्रिंसिपल है। डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज विल इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया विल इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट, इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट विल इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, और इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। एक लाइन में सीधा सा इक्वेशन। यहाँ पे देखिए पार्टिकल साइज अगर लार्ज है तो इसको टूटने में टाइम लगेगा, लो सरफेस एरिया है, लो डिसोल्यूशन रेट है। अगर इसी का हम पार्टिकल साइज मीडियम कर देते हैं तो कंपैरेटिवली इससे ये ज्यादा होगा, मॉडरेट सरफेस एरिया, और थोड़ा सा ज्यादा सोल्युबिलिटी बढ़ेगी इसकी पहले से। लेकिन अगर इसी को हम फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हाई सरफेस एरिया, हाई डिसोल्यूशन रेट, हाई सोल्युबिलिटी, और उसके कारण से क्या होगा, आपकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हैं, की पॉइंट को जरा देखिएगा, एक मिनट। की पॉइंट में पहला कहता है स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर द सरफेस एरिया। अगर किसी प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज स्मॉल है तो ग्रेटर सरफेस एरिया होगा, ग्रेटर सरफेस एरिया है तो उसकी डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट है तो सोल्युबिलिटी फास्ट होगी, और सोल्युबिलिटी फास्ट है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी फास्ट होगी। तो पार्टिकल साइज का आपने देखा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस फैक्टर के बारे में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्ट फॉर्म के बारे में। किसी भी ड्रग की बायोबिलिटी इनहेंस करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन इनहेंस द बायो अवेलेबिलिटी प्राइमरीली बाय इंक्रीजिंग द एक्वस सॉल्युबिलिटी। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एक्सेलरेटिंग द डिसोल्यूशन रेट, उसकी डिसोल्यूशन रेट को हम बढ़ा देते हैं, और साथ में इंप्रूव करता है उसकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को ऑफ पोरली सॉल्युबल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, लेकिन परमिएबिलिटी को भी ये इनहेंस कर देता है, जिससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ने लगती है। अब उसका एग्जांपल के रूप में अगर आप देखोगे तो कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे आपका डाइक्लोफेनेक, जो कि आपने कभी न कभी यूज किया होगा एज एन एनाल्जेसिक ड्रग। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइक्लोफेनेक सो सिग्निफिकेंटली हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी, जिसके कारण से उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर ये सॉल्ट फॉर्म में नहीं है, ये पुअरली सॉल्युबल रहेंगे, तो ये फ्री एसिडिक और बेस के फॉर्म में है, तो इनकी पुअर सॉल्युबिलिटी रहेगी। पुअर सॉल्युबिलिटी रहेगी तो ये गैस्ट्रिक फ्लूइड में कम डिसॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि गैस्ट्रिक फ्लूइड का पीएच आप देख रहे हैं कम होता चल रहा है। इसी को अगर हम प्रोसेस कर दें और सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो देखिए इसका क्या होगा, इसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो बढ़ जाएगा, इनहेंस सॉल्युबिलिटी इनहेंस हो जाएगी, जो इसके आयनिक लैटिक्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे, और इसी कारण से रैपिड डिसोल्यूशन होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं रैपिड डिसोल्यूशन होगा तो फास्ट मूवमेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन से ये आराम से एंटर कर पाएंगे, और जब ये एंटर कर पाएंगे तो इनकी बायोअवेलेबिलिटी इनहेंस तो होगी ही होगी। तो ये आपके सॉल्ट फॉर्म ने इसकी बायोअवेलेबिलिटी को इनहेंस किया। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल तो आप देख ही रहे हैं। इस एग्जांपल से हम क्या समझ रहे हैं, ये एक एग्जांपल है आपके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले, पहले समय में काफी यूज किया जाता था एक एनाल्जेसिक प्रोडक्ट का, जिसका ब्रांड नेम है डाइक्लोविन प्लस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एग्जांपल मात्र है, लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं। तो ये एक एनाल्जेसिक ड्रग हुआ करता था। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो देखिए डाइक्लोफेनेक सोडियम लिखा हुआ है, तो मेरे काम का तो डाइक्लोफेनेक फिलहाल है नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा इग्नोर करिए। ये है सोडियम, सॉल्ट फॉर्म में आप देख रहे हो। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम, क्यों सोडियम रखा गया? ताकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी इनहेंस हो सके। देखिए ईच अनकोटेड टेबलेट कंटेंट डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये जो सोडियम है ये मेरे फिलहाल काम का है।
तो इससे हमारा जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इनहेंस हो रहा है, ताकि हमने उस ड्रग को अपने सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर की। हमारा अगला फैक्टर है क्रिस्टल फॉर्म। अगर कोई प्रोडक्ट दो फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है और एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टल फॉर्म में थोड़ा स्ट्रक्चर बहुत व्यवस्थित होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। देखिए, दिस स्ट्रक्चर प्रोजेस लोएस्ट फ्री एनर्जी, इनके पास बहुत कम लो फ्री एनर्जी होती है, एंड दे हाईली ऑर्गेनाइज, जिसके मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से वेरी टाइट क्रिस्टल लैटिक प्रोजेस करते हैं। और बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ताकि वो अलग अलग हो सके, सेपरेट हो सके, और इसी की वजह से ये लोअर सॉल्युबिलिटी और स्लोअर डिसोल्यूशन पजेस करते हैं। अब जब सॉल्युबिलिटी पजेस कम होगा, सॉल्युबिलिटी के साथ डिसोल्यूशन कम होगा, तो बायो अवेलेबिलिटी तो आपकी कम होगी ही होगी। तो इसी कारण से जो क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं ड्रग के, उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। अब अगर आप इसको देखोगे अप्रोचेस को, तो क्या करें, एमॉर्फस ड्रग सॉल्यूशन उसका बहुत फास्ट हो रहा है। फास्ट होगा तो इसकी बॉडी में अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी, मोर ड्रग एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में भी ज्यादा जाएगा, यही तो हमारा एब्जॉर्प्शन एक्चुअली में। और हायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी कि हायर एयूसी, और यही आपका हायर बायो अवेलेबिलिटी। और क्रिस्टल्स के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो देखिए क्रिस्टल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है, तो इनको तोड़ने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगा, टाइम लगेगा, और इनको बॉडी में जाने में टाइम लगेगा, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके ब्लड में जाने में टाइम लगेगा, और लेस सॉल्युबिलिटी, लेस अवेलेबिलिटी और लेस बायो अवेलेबिलिटी, और उसके बाद लेस कंसंट्रेशन। इसी कारण से आपके जो क्रिस्टल्स हैं, इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला फैक्टर आ रहा है, और इस फैक्टर में देखेंगे आपका फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स। बाकी चीजें डिस्कस की थी मैंने शॉर्ट में, इसमें से है आपका ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं फार्माकोलॉजी में जो ड्रग की बायोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें है आपका गैस्ट्रिक एम्प्टी और गैस्ट्रिक मोटिलिटी। देखिए, गैस्ट्रिक एम्प्टी मतलब पेट में गया हुआ खाना, और खाने के साथ साथ ड्रग की बात हम करें तो कितना जल्दी खाली होता है। अगर जल्दी खाली होगा मतलब ये पेट को छोड़ करके, पेट मतलब स्टमक को छोड़ करके स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर बढ़ेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है कि इतना बड़ा सरफेस एरिया पजेस करता है, तो ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और उससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये आपके मोटिलिटी के रेस्पेक्ट में, डायरिया के केस में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे इस डायग्राम से सहायता समझते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कोई फूड कंज्यूम करा, ये आपका फूड है, और साथ में अगर कोई मेडिसिन है, तो थोड़ी देर बाद ये दोनों क्लब हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा, कहां पहुंचेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है, ये वही साइट है जहां पे आपके ड्रग का, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ड्रग है वो आपके ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी पहुंचेगा, तो इसके पूरे सरफेस एरिया, जो ग्रीन कलर आपको पूरा दिख रहा है, सारे जगह वो सरफेस एरिया में जाएगा, सब तरफ एब्जॉर्ब होगा। अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा तो मैक्सिमम इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, और इससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इनहेंस हो जाएगी। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए अगर आप बात करें, तो यहाँ पे देखिए जो आगे कैसे बढ़ रहा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट, ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो आपका बोलस है, हालांकि बोलस पे रेस्पेक्ट मत करिए, डायग्राम में बोलस लिखा हुआ है, फूड के साथ कंबाइन है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये पुश करेगा तो ये आगे धकेलेगा, फिर रिलैक्स होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे जाकर के यहां से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो फिर ये आगे आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यही चीज पूरा चलता रहेगा, और इसी से हम अपने ड्रग को आगे एब्जॉर्ब के लिए बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे गैस्ट्रिक डिजीज के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे गैस्ट्रिक डिजीज का असर होता है आपके बायो अवेलेबिलिटी पे। तो सबसे पहले अगर हम उसके कुछ मेन पॉइंट्स को देख ले, तो गैस्ट्रिक डिजीज के अंदर बहुत सारे डिजीज हैं। तो गैस्ट्रिक डिजीज, देयर आर सो मेनी गैस्ट्रिक डिजीज व्हिच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। और इसके एग्जांपल अगर आप बात करें तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस में डिक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन का, अगर हम उसे ओरल देते हैं तो, जैसे किस ड्रग का, नेलिडिक्सिक एसिड का, एम्पिसिलिन का और मेटोक्लोप्रामाइड का, इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें गैस्ट्रिक डिजीज के रेस्पेक्ट में, एक डायरिया को मैंने कंसीडर किया हुआ एग्जांपल के रूप में। देखिए नॉर्मल अगर कोई डायरिया नहीं है तो नॉर्मल इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम 3 से 5 घंटा होगा। एडिक्वेट टाइम मिलेगा ड्रग के डिसोल्यूशन के लिए, सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपके ड्रग के
एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद आपको मोर ड्रग रीच करेगा ब्लड में, और ज्यादा ब्लड ड्रग में पहुंचेगा तो इसकी बायोबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। और इन केस ऑफ डायरिया क्या होता है, ये ड्रग तो जाएगा लेकिन आपका ड्रग बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाया था, बहुत फास्ट मूवमेंट करके निकल जाएगा, तो इससे एब्जॉर्प्शन का टाइम कम मिलेगा। एब्जॉर्प्शन का टाइम कम मिलेगा तो इसका ब्लड में मूवमेंट या ब्लड में मूवमेंट की मात्रा भी कम देखने को मिलेगी, और इससे आपकी बायो अवेलेबिलिटी भी कमजोर होने लगेगी। तो फास्टर ट्रांजिट, शॉर्टर कॉन्टैक्ट टाइम, ये देखिए, फास्टर द ट्रांजिट, शॉर्टर द कॉन्टैक्ट टाइम, shorter the contact time, less time for the absorption, or less time to the absorption, less amount of drug will reach to systemic circulation and that result in lower bioavailability. यहाँ पे देख लीजिए समरी को अगर हम कंपेयर करें, इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, शॉर्टन इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। डायरिया के केस में मैंने पहले कहा कि थोड़ा अलग हो जाएगा। रिड्यूस टाइम फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, reduce contact time for the drug absorption from the surface of the villi and the small intestine, more unstable drug expelled in the stool, unstable drug, unabsorbed drug stool से बाहर निकल जाएगा, lesser the time, lesser the bioavailability। तो ये डिजीज के बारे में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके ड्रग के बायोअवेलेबिलिटी के रेस्पेक्ट में। किसी भी ड्रग का अगर फर्स्ट पास होता है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पास का क्या मतलब होता है। तो कोई ड्रग अगर लीवर के थ्रू जा रहा है बॉडी में, तो लीवर कुछ को डिग्रेड कर देता है बिकॉज इट सीक्रेट मैक्रोसोमल एंजाइम साइटोक्रोम P450, और उसके कारण से उस ड्रग की मात्रा ही आपके बॉडी में कम हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, कई लीवोडोपा वगैरह यूज करते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी और एल-डोपा, लीवोडोपा, मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, प्रोप्रानोलोल इज लेस इफ गिवन बाय द फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी कि ओरल रूट। फर्स्ट पास ओरल रूट से दिए गए ड्रग का ही होगा, आईवी का फर्स्ट पास नहीं होता, आईवी बाईपास कर जाता है आपके फर्स्ट पास को। तो अगर हम एग्जांपल देखें, ड्रग लिया गया है, ये आपके इंटेस्टाइन में गया, ये ड्रग एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल, जो कि पहले आपने देखा था, ये स्टेप पास कर गया। ड्रग गोज टू द लीवर वाया पोर्टल सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में गया, पोर्टल सर्कुलेशन में, और फिर यहां से आपके लीवर में गया। जैसे ही ड्रग लीवर में जाता है, मेटाबॉलिज्म चालू होता है। पोर्शन ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है साइटोक्रोम P450, और उसके कारण से उस ड्रग का मेटाबोलाइज्ड बन जाता है, और ये मेटाबोलाइज इनएक्टिव हो जाता है या लेस एक्टिव रह जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के कई कॉन्सिक्वेंस है, और उसके बाद ये ड्रग आपके ब्लड में जाने के बाद अफेक्ट करने लग जाता है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होने लग जाती है क्योंकि फर्स्ट पास हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हैं आप एंटासिड का इंटरेक्शन अदर ड्रग के साथ, मतलब ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन वाला केस है। तो अगर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके पूरे टेबल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि येलो कलर में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो देखिए पहला क्या है, एंटासिड, एंटासिड में एडसॉर्ब ड्रग इन जीआईटी। एंटासिड के साथ में अगर कोई दूसरा ड्रग ले रहे हो तो एंटासिड दूसरे लिए गए ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके कारण से उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट, ये इसको मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, एंटासिड टेंड टू स्पीड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ये भी देखा था ना गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मोटिलिटी, तो ये स्पीड कर देगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को, दस डिलीवरिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन साइट इन द इंटेस्टाइन मोर क्विकली। तो ये कुछ को बढ़ा देता है और कुछ को घटा देता है। बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, ये जीपैट के बहुत बड़े क्वेश्चन है, सारे वीडियोस टेबल के ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, इट्राकोनाजोल अगर हम लेते हैं तो इट्राकोनाजोल डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्राकोनाजोल ड्यू टू इंक्रीज पीएच। अगर आप एंटासिड लेते हो और उसके साथ में इट्राकोनाजोल लेते हो तो फिर ये इट्राकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाएगा, और उसके कारण से उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। वैसे तो ये सारे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के जो टॉपिक है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये एंटासिड का जो कॉम्बिनेशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कलाइज करते हैं इंटेस्टाइन को और उसके यूरिन को भी, तो इसमें भी ड्रग का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके साथ ही हमने आज के टॉपिक को कवर किया। थोड़ा लंबा टॉपिक था, लेकिन इसमें हमने बात किया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ऑडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज करिएगा, अभी सेटअप पूरी तरह से हो नहीं पाया है, धीरे धीरे इसको और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।